गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि एडविन गुथरिन कौन था और उसके द्वारा जो था ना वह कौन सा सिद्धांत जो है ना वह दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वह है एडविन गुथरी से रिलेटेड कि उसके द्वारा जो था ना कौन सा सिद्धांत दिया गया। तो सबसे पहले तो गुथरी के बारे में ही बात करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो गुथरी जो था ना वह कहाँ का रहने वाला था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गुथरिन से जो था ना वह अमेरिका का रहने वाला था। कहाँ का था वह? अमेरिका का रहने वाला था। और गुथरी जो था ना एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था। तो गुथरी जो था ना कौन था? तो गुथरी जो था ना वह एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था और वह अमेरिका का रहने वाला था। ठीक है, अब बात करते हैं कि गुथरी के द्वारा जो था ना वह कौन सा सिद्धांत दिया गया। तो गुथरी के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह था प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो सभी को इसके अलग अलग नाम याद रखने हैं। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर किसी भी नाम से पूछ सकता है, फिर कंफ्यूज मत होना कि बताया नहीं। इसलिए इसके दोनों नाम अच्छे से याद रखने। इसके दो नाम दिए गए हैं, प्रतिस्थापन का सिद्धांत और दूसरा जो था वह समीपता का सिद्धांत। ठीक है, अब इनके बारे में समझते हैं किसका क्या मीनिंग है। देखो, समीपता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गुथरी के द्वारा ही जो था वह दिया गया था। तो गुथरी जो थे ना क्या थे? वह उद्दीपक प्लस अनुक्रिया यानी कि S प्लस R के बीच में, यानी कि जब कोई भी उद्दीपक स्टिमुलस जो होता है और कोई भी क्रिया जब होती है तो उनके बीच में क्या है? समीपता, निकटता। उनके बीच में निकटता का संबंध स्थापित होना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनके बीच में दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के द्वारा हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। तो समीपता का सिद्धांत जो दिया गया था वह गुथरी के द्वारा ही जो था वह दिया गया था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी जो था वह गुथरी से ही संबंधित था। मैं यहाँ पर इसका मीनिंग बता देती हूँ, बाकी आगे हम अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशंस करेंगे। प्रतिस्थापन यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशंस आती है, कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं, जब हम एक परिस्थिति में भी यानी कि एक सिचुएशन में भी सेम व्यवहार करते हैं और जब नेक्स्ट बार ऐसा होता है कि सेम सिचुएशंस होती हैं तो उसमें भी हम वैसा ही व्यवहार, प्रतिस्थापन यानी कि उस चीज़ को वहाँ से उठाकर वहाँ पर स्थापित कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें पता होती है। तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है भी गुथरी द्वारा दिया गया था। समीपता का सिद्धांत भी गुथरी के द्वारा दिया गया था। गुथरी जो था अमेरिका का रहने वाला था और वह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था। ये क्वेश्चंस भी बन सकता है S प्लस R थ्योरी यानी कि उद्दीपक प्लस अनुक्रिया के बीच में समीपता जो संबंध स्थापित किया वह किसके द्वारा किया गया है? तो वह गुथरी के द्वारा ही जो था वह किया गया है। ओके, नेक्स्ट अब देखो, पुरस्कार, दंड, प्रभाव का नियम, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन। गुथरी जो था ना, ये जितने भी मैंने नाम आप लोगों के सामने लिए हैं, पुरस्कार, दंड, प्रभाव का नियम, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, इन सब को गुथरी के द्वारा अस्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? वह अस्वीकार किया गया है। तो क्या किया गया है? इन सभी को अस्वीकार किया गया है, क्योंकि गुथरी का ऐसा मानना था कि इन सब के बिना भी हम बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, बिना पुरस्कार के, बिना दंड के, बिना प्रभाव के नियम के, बिना किसी मोटिवेशंस के, बिना किसी रिस्पॉन्स के। तो इन सब चीज़ों को जो अस्वीकार किया गया वह किसके द्वारा किया गया है? तो वह गुथरी के द्वारा ही जो था वह किया गया है। किसके द्वारा? गुथरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट करते हैं, सीखना एकल प्रयास द्वारा। सबसे पहला पॉइंट क्या बना था हमारा? समीपता के सिद्धांत से रिलेटेड था। दूसरा पॉइंट जो बनता है वह सीखना एकल प्रयास के द्वारा है। और कई बार एग्ज़ाम में एग्जामिनर इन पॉइंट से क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से और अच्छे से समझते हुए चलना है। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। सीखना एकल प्रयास द्वारा। तो गुथरी का ऐसा मानना था कि जब भी हम कोई भी कार्य सीखते हैं तो उसको एक ही प्रयास में हम सीख लेते हैं, एक ही प्रयास द्वारा उस काम को कर लिया जाता है, एक ही प्रयास द्वारा उस कार्य को सीख लिया जाता है, यानी कि लर्निंग एक ही प्रयास में कर ली जाती है। तो एकल प्रयास पर जो बल दिया गया वह गुथरी के द्वारा ही दिया गया है। किसके द्वारा? गुथरी के द्वारा ही दिया गया है। और पुरस्कार, दंड, प्रभाव का नियम, इन सब को जो अस्वीकार किया गया वह किसके द्वारा किया गया? वह भी गुथरी के द्वारा इन सभी को अस्वीकार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो एडविन गुथरी जो था ना, उसके द्वारा जो प्रयोग किया गया था वह किस किस पर प्रयोग किया गया था? तो गुथरी के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वह बिल्ली पर भी प्रयोग किया गया था और खरगोश पर भी प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले हम उसके बिल्ली के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। इसको क्या बोला जाता है कि नवीनता का नियम। क्या बोलते हैं? नवीनता का नियम किसका है? गुथरी का ही है। एकल प्रयास द्वारा सीखना भी किससे संबंधित है? गुथरी से ही है। समीपता का सिद्धांत गुथरी का है। इसके हर नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार एसटेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये क्लासेज बहुत अच्छी है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा एग्ज़ाम से पहले हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, कि नवीनता का नियम, यानी कि कुछ नवीन कार्य करना, नवीनता का नियम। अब देखो इनके द्वारा बिल्ली और खरगोश दोनों पर प्रयोग किया। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं सबसे पहले बिल्ली के प्रयोग पर बात करते हैं कि उन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था वह क्या था? क्या था? यह जो था ना, एक बॉक्स बना हुआ था, एक बॉक्स में ये दरवाज़ा ऐसे लॉक था और ये दरवाज़ा बना हुआ था और यहाँ थी बिल्ली। क्या थी? यहाँ पर एक बिल्ली बनी हुई थी, ठीक है। तो जब भी इस बिल्ली का मुंह, इसके पैर या फिर इसकी पूंछ, अगर कुछ भी शरीर का कोई भी अंग जब इससे टच हो जाता था तो ये दरवाज़ा जो था ना वह खुल जाता था और बिल्ली बाहर आ जाती थी। क्या थी? बिल्ली बाहर आ जाती थी। तो ये जो प्रयोग किया गया था ना गुथरी के द्वारा, ये 200 ये जो था ना वह 29 बार जो था ना बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। कितनी बार? 29 बार बिल्ली पर प्रयोग से जो था वह किया गया था। अब बिल्ली यह सीख चुकी थी कि इस पर उनके शरीर का कोई भी अंग लगता तो वह बाहर निकलती और वह उसको खाना मिलता था। एक प्लाजो बॉक्स उन्होंने जो था ना वह उस बिल्ली के लिए बनाया हुआ था ताकि वह लर्निंग कर सके। क्या कर सके? लर्निंग कर सके, ओके। एक प्रयोग तो जो था ना गुथरी के द्वारा जो था ना, क्या था? अब देखो बिल्ली और खरगोश दोनों पर प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिल्ली पर जो प्रयोग किया गया था वह गुथरी ने किसके साथ मिलकर किया हुआ था? तो हौटन के साथ। किसके साथ? हौटन के साथ मिलकर उन्होंने जो था ना बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। किसके साथ? हौटन के साथ। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है? प्रतिस्थापन। अब देखो किसी भी अनुक्रिया को अन्य उद्दीपक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। एक बार और, किसी भी अनुक्रिया को अन्य उद्दीपक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिस्थापन यानी कि सेम सिचुएशंस होने पर हम जब हमारी कोई भी जो अनुक्रिया होती है उसे हम अन्य, जब हमारे सामने कोई सिचुएशंस आती है तो वहाँ पर भी हम उसको प्रतिस्थापन कर सकते हैं, उसका प्रयोग जो था ना वहाँ पर कर सकते हैं सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशंस में, तो इसको प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो समीपता का सिद्धांत और प्रतिस्थापन दोनों के दोनों जो था ना गुथरी से ही रिलेटेड हैं, ओके। नेक्स्ट, अब देखो एक प्रयोग के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक प्रयोग उनके द्वारा बिल्ली पर किया गया था। एक प्लाजो बॉक्स बनाया गया था, उसमें बिल्ली को रखा गया था। अगर बिल्ली के शरीर का कोई भी पार्ट से जब उससे टच हो जाता था तो जो था ना दरवाज़ा खुल जाता था और बिल्ली बाहर आ जाती थी। और यह प्रयोग से जो था ना गुथरी ने हौटन के साथ किया था और 29 बार किया था। उनका दूसरा जो प्रयोग किया गया था वह उनके द्वारा दूसरा जो प्रयोग था वह खरगोश पर किया गया था। किस पर? उनका जो दूसरा जो प्रयोग था वह खरगोश पर किया गया था। किस पर किया गया था?
खरगोश। अब देखो पीटर, पीटर से जो है ना यह एक बच्चा है। क्या है यह? एक पीटर से जो है ना वह एक बच्चा है और जॉन से जो था ना वह एक आंटी है। अब इसके समझने की कोशिश कीजिए। यह एक व्यक्तिगत प्रयोग था। क्या था? यह एक व्यक्तिगत प्रयोग था कि पीटर जो था ना वह एक बच्चा है और जॉन से एक आंटी है। जब पीटर के सामने वह जॉन्स आंटी आती है तो वह उसे देखकर, जैसे फॉर एग्जांपल उसे देखकर वह स्माइल करता है। क्या करता है? वह बच्चा जो है वह स्माइल करता है जॉन्स आंटी को देखकर। जब पीटर के सामने सेम सिचुएशंस में खरगोश को रखा जाता है तो उसे देखकर भी वह सेम अनुक्रिया ही करता है कि जिस प्रकार से पीटर नाम का जो बच्चा था जॉन्स आंटी को देखकर स्माइल करता था, वैसे ही जब उनके सामने खरगोश को रखा जाता है तो वह खरगोश को देखकर भी स्माइल करता है। क्या करता है? स्माइल करता है। तो यह जो था ना क्या था? एक व्यक्तिगत प्रयोग था और प्रतिस्थापन से संबंधित था, ताकि सेम सिचुएशंस में भी सेम अनुक्रिया जो था ना वह करता है। पहले जो प्रयोग किया गया था वह बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। दूसरा जो प्रयोग था वह एक व्यक्तिगत प्रयोग था, जिसमें ये बताया गया है कि प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है, और यह जो प्रयोग किया गया था वह उसी से रिलेटेड है कि बच्चा जो होता है सेम सिचुएशंस आने पर सेम की सेम अनुक्रिया करता है। जिस प्रकार से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी टीचर से जब बच्चा कभी पहली बार मिलता है तो वह उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, उनसे नमस्ते करते हैं, हाय हेलो करते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि सर काफ़ी दिनों के बाद मिले। जैसे सिचुएशन जब वे पहली बार मिले थे तब हुई थी, जब वे कभी नेक्स्ट बार उस सर से या अपनी मैम से मिलते हैं तो नेक्स्ट बार भी वह वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं, वैसी ही अनुक्रिया वह अपने टीचर को देखकर करते हैं। तो सेम सिचुएशन यही है कि पीटर नाम का एक बच्चा था, वह जॉन्स आंटी को देखकर क्या करता था? वह जॉन्स आंटी को देखकर जो था ना वह स्माइल करता था। क्या करता था? स्माइल करता था। लेकिन कुछ दिन तक तो ऐसे ही किया गया, लेकिन से जब उसके बाद जॉन्स आंटी की जगह पर खरगोश को रखा जाता है तो खरगोश को देखकर भी वह सेम ही अनुक्रिया करता है, उसे देखकर भी वह स्माइल करता है। तो इसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो एडविन गुथरी के द्वारा जो था ना आदत निर्माण के यहाँ पर 3 विधियों का वर्णन किया हुआ है, जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी पॉइंट जो था ना मिस नहीं करना है। क्या मिस नहीं करना है। तो अब देखो आदत निर्माण की गुथरी के द्वारा जो था 3 विधियाँ बताई गई हैं। सबसे पहली विधि कौन सी है? देहरी विधि है। कौन सी है? देहरी विधि है, जिसको सीमा विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों के दोनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। कौन सी है? देहरी विधि या फिर दूसरा नाम सीमा विधि। तो आदत निर्माण की पहली विधि देहरी विधि अथवा सीमा विधि ही है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी उद्दीपक गति होती है, जो भी हमारी अनुक्रिया होती है, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, उसको क्या होता है थोड़ा सा उसकी तीव्रता को कम करना होता है। क्या होता है? उसकी तीव्रता को कम करना होता है। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, गोड़ा अस्तबल। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है, देहरी विधि या फिर सीमा विधि। फॉर एग्जांपल जैसे कि अस्तबल में जब किसी भी नए घोड़े को लेकर आया जाता है, कोई भी नया घोड़ा आता है, यदि कोई भी व्यक्ति उस घोड़े के ऊपर बैठता है तो वह उसे लेकर अस्तबल में घूमता रहता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की जानकारी या फिर उस चीज़ की आदत जो था ना उसको नहीं होती है, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था। ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे वह अन्य घोड़ों के साथ रहने लगता है, जब हर रोज़ उसके साथ ऐसा ही किया जाता है कि लोग उसके ऊपर बैठकर जो था ना वह सवारी करते हैं, दौड़ते हैं, तो वो उस व्यक्ति को गिराता नहीं है। लेकिन से जब कोई नया घोड़ा जब पहली बार अस्तबल में आता है, जब उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठता है तो वो उसे लेकर भाग जाता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको उस चीज़ का पता नहीं होता है। तो वही तो है कि जो हमारी उद्दीपक गति है, जो हमारी तीव्रता, उसको हमें क्या है कम करना है। देहरी विधि या फिर सीमा विधि की जो हमारी सीमा है, जो हमारी तीव्रता है, उसको कम करना है। तो जैसे जैसे उस घोड़े के साथ रोज़ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है तो फिर वह सेम व्यवहार करना सीख जाता है। जब भी कोई व्यक्ति उसके ऊपर बैठता है तो वह उसके साथ पहले जो व्यवहार उन्होंने पहले दिन किया था वह व्यवहार उसके साथ वह नहीं करता है, क्योंकि वह उस चीज़ को सीख चुका, उसकी जो तीव्रता थी वह कम हो चुकी है। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट देहरी विधि या फिर सीमा विधि होगी। नेक्स्ट विधि कौन सी है? थकान विधि। मैंने हर एक विधि के साथ उसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऐसे मुंह से बताने से कुछ नहीं होता है, मैंने यहाँ पर टाइप करके लिखा हुआ है ताकि आप लोग इसको बाद में भी जब स्टडी करो तो इस एक अक्षर से ही आप समझ जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर दूसरी जो विधि दी गई है वह कौन सी विधि दी गई है? तो दूसरी जो विधि दी गई है वह है थकान विधि। क्या है? थकान विधि। अब आप लोग सोचोगे कि नमूना नमूनी क्या है? तो दूसरी जो दी गई है वह कौन सी दी गई है? थकान विधि। जैसे थकान नाम से आप समझ गए होंगे कि जब हम कोई कार्य करते करते थक जाते हैं। अब देखो नमूना नमूनी का क्या अर्थ है कि कोई भी बच्चा या बच्ची है, कोई भी लड़का या लड़की है, ठीक है। यदि किसी भी बच्चे को घर में अगर कोई छोटा बच्चा होता है और उसे कोई माचिस की डिब्बी मिल जाती है तो वह क्या करता है? वह उसे जो था वह जलाता रहता है। लेकिन घर पर जो मम्मी होती है तो उसको क्या बोलती है कि नहीं कि ऐसा मत करो, या फिर पापा या फिर घर का कोई भी बड़ा उस बच्चे को क्या बोलता है कि ऐसा नहीं करते, ऐसा मत करो। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? उस चीज़ को करते रहते हैं। वे उनसे माचिस छीनने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वे माचिस से नहीं देते हैं और जो धन ऐसे ही तिलियों को जलाते रहते हैं, ठीक है। फिर एक दिन घर वाले क्या करते हैं कि उसको बहुत सारी माचिस की डिब्बियाँ ला कर दे देते हैं और उसमें से वह माचिस, और उस दिन बच्चा सोचता है कि आज क्या बात हो गई, हर रोज़ तो ऐसा करने पर मम्मी गुस्सा करती हैं और आज खुद ही माचिस ला के दे दी। बच्चा एक पल के लिए तो खुश होता है कि आज मेरे पास बहुत सारी माचिस और बहुत सारी तिलियों को वह जलाएगा। लेकिन जब बच्चा 1, 2, 5, 10, 25, 60, 70, 80, 90 बहुत सारी तिलियों को जला लेता है और लास्ट में वह थक कर जब खुद ही उस माचिस को रख देता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब हम उसको किसी भी कार्य के लिए मना करते हैं तो वह उस कार्य को करते हैं, लेकिन जब हम उस कार्य को खुद करने के लिए उसको देते हैं तो बच्चा थोड़ा सा करने के बाद खुद ही थकान महसूस करता है। जब पहले बच्चे से माचिस ली जा रही थी तो बच्चा माचिस दे नहीं रहा था, अभी तो तिलियों को जलाया जा रहा था। लेकिन जब खुद बच्चे को माचिस दे दी जाती है तो वो बहुत सारी तिलियाँ जलाने के बाद खुद ही थक कर उसको रख देता है। तब इसको क्या कहते हैं? थकान विधि। क्या है? थकान विधि। नेक्स्ट विधि कौन सी है? असंगत उद्दीपक विधि। क्योंकि आदत निर्माण की गुथरी द्वारा 3 ही विधियाँ दी गई। असंगत उद्दीपक विधि। अब देखो असंगत से जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, असंगत कोई भी असंगत व्यवहार या तो इसमें क्या है? जब हम कभी भी फॉर एग्जांपल स्टडी करने बैठते हैं या फिर हमारा घर कहीं ऐसी जगह जहाँ पर ट्रेन, बस या फिर अन्य कोई शोर आ रहा है तो हमारा जो ध्यान है डाइवर्ट होता जा रहा है उस शोर की तरफ, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगे। तो असंगत उद्दीपक विधि यानी कि असंगत आवाज़ें जो है वह आ रही है। क्या असंगत आवाज़ जो है ना आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जब भी भले ही हमारे पास कोई भी असंगत शोर आ रहा होता है, लेकिन जब हमें कोई भी मनपसंद की कार्य करने के लिए बोला जाता है तो फिर हमें वो जो शोर होता है ना वह हमारे कानों में सुनाई नहीं देता है। क्या है? वह शोर हमारे कानों में सुनाई नहीं देता है और हमारा जो मन होता है, जो हमारा मनपसंद जो हम कार्य करना चाहते हैं, यदि हम वो कार्य कर रहे हैं तो वह शोर हमें सुनाई नहीं देता है। यदि हमारे मनपसंद का कार्य नहीं हो रहा तो वह शोर हमें असंगत ही लगता है। असंगत उद्दीपक विधि, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक दिन हमारे अंदर क्या आदत विकसित हो जाती है कि जो भी चीज़ हमें या जो भी कार्य हमें करने के लिए दिया जाता है फिर वो शोर उस कार्य के बीच में नहीं आता है, क्योंकि हमारे जो अंदर है एक आदत निर्माण हो चुका है। असंगत उद्दीपक विधि पहले तो वह हमें असंगत लगती थी, लेकिन जब इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है तो हमारे अंदर से जो था वह इस प्रकार का व्यवहार आ चुका होता है कि कोई भी शोर अब हमारे कानों में नहीं आता है। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, ये देखो क्या लिखा है। उत्तेजक प्रतिमान जो किसी प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होता है तो उस प्रतिक्रिया को पुनर्उत्पादित करने की योग्यता रखता है। ऐसे जो बात कही गई थी किसके द्वारा? एडविन गुथरी के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? एडविन गुथरी के द्वारा कही गई है कि उत्तेजक प्रतिमान जो किसी प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होता है तो उस प्रतिक्रिया को पुनर्उत्पादित करने की योग्यता रखता है।
कोई भी उत्तेजक प्रतिमान है जो किसी प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील से है, यानी कि जो कार्य हम एक समय में करते यदि उस कार्य को दोबारा से किया जाता है तो उस प्रतिक्रिया को पुनरुत्पादित करने की योग्यता रखता है। प्रतिस्थापन का अर्थ भी मैंने आप लोगों को समझाया था, तो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये डेफिनेशन से दे दी जाती है और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि किससे रिलेटेड है। तो ऐसे जो बात कही गई है कि सेम सिचुएशंस वाली, तो ऐसे जो बात कही गई एडविन से गुथरी ने ही कही हुई है। किसने? एडविन से गुथरी द्वारा कही गई है। ये था हमारा नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट। और आज की हमारी ये थी क्लासेस जो कि किससे रिलेटेड थी कि एडविन गुथरिन कौन था, उसके द्वारा कौन सा सिद्धांत जो है वह दिया गया है। ठीक है, प्रतिस्थापना के सिद्धांत का क्या अर्थ है, संयुक्ता का सिद्धांत क्या है, RS थ्योरी जो था वह क्या है, और गुथरी जो था वह किन चीज़ों का स्वीकार करता है, एकल प्रयास क्या है, नवीनता का नियम क्या है, इसके द्वारा किस पर प्रयोग किया गया था, 3 आदत विधियों के बारे में बताया हुआ है। दूसरा प्रयोग व्यक्तिगत प्रयोग से संबंधित था, पहले वाला प्रयोग से जो था वह इनके द्वारा बिल्ली पर किया गया था, वह किसके साथ मिलकर किया गया था, वह होटन के साथ मिलकर किया गया था। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। अब ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी जब तक एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।